नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, अगर हम बात करें शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, मध्य प्रदेश में पुलिस अभ्यर्थी जो कि मांग कर रहे थे आयु सीमा को लेकर के 15,000 पदों की भर्ती को लेकर के, जो कि दोनों ही नहीं मिली। और वर्तमान हालातों में अगर हम देखें, चाहे वो महंगाई दर हो, पेट्रोल की बात हो, या फिर जिस तरीके से माहौल देश के अंदर चलता है, जब भी कोई मुद्दा आता है तो किसी ना किसी तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बातों को लेकर के हो या युवाओं को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने को लेकर हो। आज इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और आज इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के स्पोक पर्सन है अब्बास हफीज जी। और साथ ही साथ आप इनको लाइव टीवी में भी देखते रहे हैं। जब बोलते हैं तो लाखों लोग 1 घंटे के अंदर उनसे जुड़ जाते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं और सबसे पहली लाइन जब वो कहते हैं कि दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अब्बास हफीज, सीधे लोगों तक पहुंचती है, कनेक्ट करती है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं अब्बास हफीज जी के साथ। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। अब्बास जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के। क्या कहेंगे कि 2018 की ये नियुक्ति का मामला है, परीक्षा पास कर चुके हैं ये लोग, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि कोई ये नहीं कह रहे कि हमें नई भर्ती दे दी जाए, पुरानी भर्ती का मामला है। और जब भी किसी राजनेता से मिलते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आए दिन मिल रहे हैं, जो चयनित शिक्षक हैं, उनका कहना होता है कि हम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। देखिए, शिवराज जी ने क्या किया है मध्य प्रदेश के अंदर? सिर्फ घोषणाएं, सिर्फ झूठे वादे, सिर्फ झूठी बातें। आगे कितनों पे उन्होंने उसको पूरा किया, ये सब जानते हैं। जब विपक्ष में आए थे शिवराज जी, तब सबसे ज्यादा उनको चिंता हुई थी मध्य प्रदेश की। तब तो वो अतिथि शिक्षकों के बीच में भी थे, अतिथि विद्वानों के बीच में भी थे, चयनित जो अभ्यर्थी थे उनके पास भी थे, और सबके न्याय की लड़ाई लड़ने को वो तैयार थे। लेकिन आज फिर सत्ता की कमान उनके हाथ में, जिस तरह से भी आई, साम दाम दंड भेद से आई। लेकिन क्या किया गया? ये लोग चाहते ही नहीं है नौकरियों पे देना अपॉइंटमेंट। आपने क्या किया है? देखिए, ये राज्य पैसे कमाने का बड़ा आसान साधन है, बेरोजगारों को लूटो। परीक्षा कराई जाती है, उसके फॉर्म बेचे जाते हैं, रोजगार फॉर्म खरीदता है 500 रुपये का, 600 रुपये का, 700 रुपये का, जितने का भी। और इसके अंदर अगर वो नौकरियां निकाली जाती हैं 100 पदों के ऊपर, तो फॉर्म बेचे जाते हैं कम से कम 10 लाख। 10 लाख से कितना पैसा सरकार कमाती है, ये सब जानते हैं। उसके बाद किसी को नियुक्ति, जिसको जिसमें नाम आ जाता है, उसको भी नियुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। ये तो लेटरल एंट्री वाले लोग हैं कि बिना किसी परीक्षा के अपने लोगों को फिट कर दिया जाए। तो ये इस तरह के काम मध्य प्रदेश का पूरे देश में आज देखने को मिल रहा है। लेकिन सब खामोश है, क्योंकि काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोगों को मूर्ख बना के। तो ये दुखद है। बिल्कुल। अब्बास जी, उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनाव के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावे कर रहे थे कि मैं जो है जल्द करता हूं। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ग्वालियर में जो चयनित शिक्षक हैं वो उनसे मिले। उनका कहना था कि अप्रैल में मैं आपको ज्वाइनिंग दे दूंगा, क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं। आप कितना उनकी बातों में सच मानते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि मैं अप्रैल से आपको ज्वाइनिंग दे दूंगा? कई मीडिया हाउसेज ने कल खबर भी चलाई कि ये एक अच्छी खबर है। क्या ये अच्छी खबर हो सकती है, सिर्फ एक घोषणा बनकर के भी रह सकती है? देखिए, कथनी और करनी का ना गिरिराज जी कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ शिवराज जी कहते कुछ है, करते कुछ है। वो हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, हर वक्त राजनीति के मोड में रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, और मुखिया भी वो चौथी बार बने हैं। आप जानते हैं शिवराज जी की सरकार ने क्या किया? अभी कुछ वक्त पहले जब परीक्षा कराई गई, किसकी परीक्षा कराई जा रही थी? कोऑपरेटिव की, जिसको हम सहकारिता कहते हैं हिंदी के अंदर। जी। सहकारिता विभाग के लिए परीक्षा कराई गई, किसके लिए? उसके अंदर नौकरी लगाने के लिए। और कितनी जगह सेंटर बनाए गए आप जानते हैं? 7 जगह सेंटर मध्य प्रदेश के बाहर बनाए गए। राजस्थान में सेंटर बनाया गया, महाराष्ट्र में सेंटर बनाया गया, और दूसरे राज्यों के अंदर सेंटर बनाया गया मध्य प्रदेश में नौकरी देने के लिए। ये शुरू से मध्य प्रदेश के मूल निवासी के अधिकारों का हनन करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर महाराष्ट्र के लोगों को आके नौकरी दी जाएगी, राजस्थान के लोगों को नौकरी दी जाएगी, वो अपने प्रदेश में करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी अगर दी जाएगी, तो मध्य प्रदेश के युवा का क्या होगा? जिस युवा से शिवराज जी वादा करके आ रहे हैं कि अभी बस अब तुमको नौकरी दे देंगे, अब बहाल ही कर देंगे, अब आपकी जो नौकरी आपकी लग चुकी है उसका आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, ये सारी चीजें दिखती सुनने बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब करी जाती है तो होती कुछ भी नहीं है। बाहर के लोगों को नौकरी दी जाती है मध्य प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में, और जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है वो हाथ पे हाथ धरा बैठा रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के युवा ने बेरोजगारी के चलते भीख मांगकर प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी शिवराज जी के चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं आई। जी। अब्बास जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अगस्त 2020 में
ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियों पर मध्य प्रदेश के युवाओं का अधिकार होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो परीक्षाएं निकल रही हैं वो ऑल इंडिया कोटे से हैं, मध्य प्रदेश के युवा के लिए नहीं है, जबकि वो कह चुके थे। और उस समय दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि जब तक कागज पर नहीं आएगी हम मानेंगे नहीं। हालांकि उन्होंने कहा, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी से किस तरीके से देखती है और क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? मैंने आपके सवाल से पहले जो अभी जवाब दिया था वो इसी के ऊपर मैंने बात की थी। यही मैं कह रहा हूँ कि शिवराज जी 3 कार्यकाल उनके हमने देखे, और तीनों कार्यकाल में आप सर्च कीजिएगा, गोंदिया की जो नौकरियां लग रही थी भोपाल मध्य प्रदेश में आके, उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरियां दी जा रही थी, व्यापम के माध्यम से दी गई हैं नौकरियां। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। शिवराज जी कहते हैं पर मूल निवासियों के अधिकार का हनन करते हैं। वो उन्होंने इससे पहले देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कागज पे जब तक नहीं आएगी हम नहीं मारेंगे, और हुआ भी यही। मैंने जो आपको बताया 7 राज्यों के अंदर सेंटर जी। बनाए गए। क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां गैर राज्य, तो उसके ऊपर अधिकार मध्य प्रदेश के युवाओं का क्यों नहीं है? उसमें मध्य प्रदेश के युवा को कंपटीशन में बैठना पड़ेगा महाराष्ट्र के युवाओं के साथ। अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की नौकरियों के लिए महाराष्ट्र के युवा से वो कंपटीशन करे, राजस्थान के युवा से वो कंपटीशन करे। ये किसके राज में हो रहा है? शिवराज सरकार में हो रहा है। शहर के मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो 8% दर थी बेरोजगारी की, हमने उसको 4% पे लाके खड़ा किया था कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और यहां पर क्या हुआ? कोरोना के नाम पे जो कटौती का काम शुरू किया गया, और कोरोना काल में जितने लोग बेरोजगार हुए और जितनों को संविदा पे रखा गया, आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स थे, जिनको संविदा पे रखा गया था कोरोना की लड़ाई के लिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। आज ऐसे ऐसे दौर में जब नौकरियां मिलना संभव है, जब उन्होंने भोपाल के अंदर प्रदर्शन किया गैराज जी, तो उनको लाठियां पड़वाई शिवराज जी की सरकार ने। ये इनकी कथनी और करनी का अंतर है कि इनको ना मध्य प्रदेश के युवा से मतलब है, ना मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से मतलब है। इनको तो सिर्फ खुद की बेरोजगारी से मतलब था। जब ये बेरोजगार हुए थे तो 15 महीने भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए उस बेरोजगारी को, और साम दाम दंड भेद से सत्ता के अंदर आए। इन्होंने सरकार पाली, लेकिन गिरिराज जी आपके पूरे क्षेत्र में किसको नौकरियां मिल गई? मेरे क्षेत्र में किसको नौकरियां मिल गई? मध्य प्रदेश के युवा को क्या मिला? मध्य प्रदेश के कर्मचारी को क्या मिला? मध्य प्रदेश के लोगों को क्या मिला? उन्हें कुछ नहीं मिला। सिर्फ इनको, इनकी लड़ाई जो थी मलाईदार विभागों की चलने लगी सत्ता में आने के बाद। इनके लोग एडजस्ट हो गए, मंत्री एडजस्ट हो गए, अब ये निगम मंडल एडजस्ट कर देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के युवा कब एडजस्ट होगा? वो अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए बैठा है वो कब एडजस्ट होगा? उसका क्या कसूर है? आपको जान के हैरानी होगी, करोड़ों रुपया वसूलते हैं ये सिर्फ किस नाम से? परीक्षा के फॉर्म के नाम से। और फिर क्या मिलता है? ये तो बेरोजगार की जेब पे डाका डालने वाले लोग हैं। बिल्कुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कल भोपाल पहुंचे थे, दिल्ली से आए थे, और उनको जो सरकारी बंगला अलॉट हुआ उसमें गृह प्रवेश के लिए पहुंचे, और 24 दिन बाद वो यहाँ पर आए। लेकिन सिंधिया जी जब कह रहे थे कि मैं जनसेवा के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहता हूं, लेकिन अगर हम देखें तो किसी के लिए वो सड़कों पर ना तो नजर आए, ना किसानों के लिए, ना बच्चों के लिए, ना शिक्षकों के लिए। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप कि उद्देश्य कुछ और था या हकीकत में जनसेवा था? देखिए, हमारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं जी। है। आप जानते हैं सिंधिया जी का बंगला प्रेम जो दिल्ली में सिंधिया हाउस उनसे लिया गया वापस, और उसके बाद जिस तरह से उनके व्यवहार में परिवर्तन आया, भोपाल के अंदर उनको बंगला चाहिए था, उनकी मांग सबसे पहले बंगले की होती थी, ये सब जानते हैं। तो बंगले की राजनीति करने वाले लोग, शायद सड़क पे उतरना उनके लिए संभव नहीं होता। मजबूरी में अपने अस्तित्व को और वर्चस्व को बचाने के लिए वो सड़कों पर आए थे। किस लिए? भाजपा जिलाध्यक्षों से मिलने के लिए, भाजपा के विधायकों से मिलने के लिए, भाजपा के नेताओं से मिलने के लिए। सड़कें नाप रहे थे वो दिल्ली की भी और मध्य प्रदेश में भोपाल की भी, सिर्फ भाजपा नेताओं को सेट करने के लिए कि हमारे लोगों को सेट कर लिया जाए और एक इस तरह से हम अपना भविष्य बचा सकें। इनको चिंता अपने भविष्य की है। आज जिस बात पर लड़ाई इन्होंने शुरू करी थी वो तो दिखता ही नहीं है कहीं पर भी। अतिथि विद्वानों से ये बात नहीं करते, अतिथि शिक्षकों से ये बात नहीं करते। उनकी लड़ाई के लिए तो इन्होंने सबसे पहले जो बगावती तेवर दिखाए थे, लेकिन आज क्या हुआ? अतिथि विद्वान इनको पर्चा देने जाते हैं तो उनसे मिलते नहीं है। अतिथि शिक्षक इनसे मिलना चाहते हैं, उनको भी समय नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को अपनी बेरोजगारी से मतलब है। एक सिंधिया जी, एक शिवराज जी। जब इनको अपनी बेरोजगारी की फिक्र है तो दूसरों की बेरोजगारी की कोई फिक्र नहीं है। आज गुना की जनता सिंधिया जी से सवाल कर रही है कि आपको अगर यही करना था तो उसके परिणाम कहां पर हैं?
क्यों आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती हुई है? क्यों अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को न्याय नहीं मिल रहा? क्यों किसान परेशान है? किसानों को ही तो कहा था ना, किसानों के अगर मुद्दे पूरे नहीं हुए तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। आज किसान सड़कों में बैठा हुआ है, बिल्कुल जी गायब है। तो ये उनकी खुद की बेरोजगारी की लड़ाई थी जो पूरी कर ली उन्होंने। जी। अब्बास जी, कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष के रूप में अगर हम देखें तो किस तरीके से बेरोजगारी की हम बात करें, प्रमुख मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर, कई सालों से परेशान है छात्र जो है, चाहे वो किसी भी परीक्षा का छात्र हो। तो एक विपक्ष के रूप में अगर हम देखें तो किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को देख रही है? कई बार लोगों का कहना होता है कि मुद्दों को उतनी प्राथमिकता के साथ सामने नहीं ला पा रहे, चाहे वो बेरोजगारी का हो। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या विपक्ष बार बार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष पे उतना हावी नहीं हो पा रहा है? कांग्रेस पार्टी हर वक्त ये प्रयास करती है कि जो युवाओं के मुद्दे हों या किसी वर्ग के मुद्दे हैं उनको उठाया जाए और उनको उनका समाधान निकाला जाए। उसके लिए सरकार की ईंट से ईंट बजाना पड़े तो बजाएंगे, आंसू गैस के गोले झेलने पड़े तो झेले, लाठीचार्ज झेलना पड़ा तो झेला। किसानों के मुद्दे के बाद जब राजभवन घेराव करना था, लेकिन आपके जैसे कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं जो दिखा रहे हैं, दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं, आप दिखा पा रहे हैं तो लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन जो जनसंपर्क पे निर्भर पत्रकार हैं, जो संस्थाएं हैं, अगर वो दिखा देते हैं हमारे मुद्दों को तो उनके विज्ञापन रोक लिए जाते हैं, उनकी सरकारी जो एड है वो रोक ली जाती है। इस तरह से क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? जनता देख रही है हमें सड़कों पर, लेकिन जनता हमको टीवी स्क्रीन पर नहीं देख पा रही है, जनता हमको अखबारों की सुर्खियों में नहीं देख पा रही है, क्योंकि रोका जा रहा है, गला घोटा जा रहा है स्वतंत्र पत्रकारिता का। आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय से आप पत्रकारिता करते हैं। अब्बास जी, अगर हम बात करें, जब पुलिस अभ्यर्थियों ने भोपाल में आंदोलन किया था 4 सितंबर 2020 को, और वहां पर पीसी शर्मा जी भी पहुंचे थे, दिग्विजय सिंह जी भी पहुंचे थे। उसके बाद जब हमने डिबेट की तो जो आंदोलन में जो शिक्षक शामिल हुए थे उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, और डिबेट में बीजेपी की तरफ से पक्ष रखा गया, कहा गया कि राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, कांग्रेस से आप लोग जाकर के मिले। ये कितना घातक है लोकतंत्र के लिए? अगर एक युवा की आवाज सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा तो जाहिर सी बात है कि वो विपक्ष के पास जाएगा कि भाई कोई तो मेरी सुने। और ऐसे में ये सोच करके कार्रवाई करना कि आप कांग्रेस के पास गए, इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? और इसको लेकर के कांग्रेस की क्या आगे रणनीति रहेगी अगर आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत होती है युवाओं को? देखिए, मुझे हैरानी होती है गिरिराज जी कि आज ये जो सरकार है, जो सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है मध्य प्रदेश में भी और देश के अंदर भी, इनका सिर्फ एक ही काम है और एक ही बहाना है, एक ही एक्सक्यूज है। जो आंदोलन हो उसको गला घोटने के लिए या तो उसको बता दीजिए, मतलब मोदी सरकार या बीजेपी जो है वो देश बना दी गई है और नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हो या बीजेपी के राज्य की सरकार के खिलाफ बोल रहे हो तो मतलब ये देश के खिलाफ बोलना है। और जो राजनीतिक उसमें साथ देंगे तो मतलब ये पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन हो जाता है। अरे राजनीतिक आंदोलन में परेशानी क्या है? क्या मध्य प्रदेश हो या देश हो, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक आंदोलन जरूरी नहीं है क्या? राजनीतिक आंदोलन से क्या बीजेपी सत्ता में नहीं आई है? राजनीतिक आंदोलन क्या गुनाह है, क्या पाप है या जुर्म है? क्या राजनीतिक आंदोलन अगर पाप है तो उस पर सजा क्या है, अगर जुर्म है तो उसकी सजा क्या है? बीजेपी ने एक काम शुरू कर दिया गिरिराज जी कि जो आंदोलन होगा वो देशद्रोह है, जो आंदोलन होगा उसके आंदोलनकारियों को आतंकवादी जो धाराएं हैं उसके अंदर बुक कर दिया जाएगा, यूएपीए के अंदर बुक कर दिया जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात है। क्या अगर कोई बताइए, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का क्या क्या काम है? राजनीति है ना, राजनीतिक दल है। राजनीतिक क्या काम करता है? राजनीति करता है ना। राजनीति क्यों करता है? राजनीति इसलिए करता है कि कैसे अपनी राजनीति से उनके अधिकार जनता तक पहुंचाए। ये हर राजनीतिक दल का फर्ज है। तो क्या कांग्रेस पार्टी जगह जगह आंदोलन के अंदर जाएगी नहीं? क्या कांग्रेस के नेता अपने सिर्फ और सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए काम करेंगे जैसे बीजेपी की करते हैं? जो आंदोलन होगा, जो पीड़ित वर्ग होगा, उसके साथ कांग्रेस के नेता खड़े होंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होगा, उसके पीछे खड़ा होगा, उसके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा, उसको जहां जो जरूरत पड़ेगी वो करेगा। निस्वार्थी है, ये भी वाले समझ नहीं कि ये पूरी तरह से स्वार्थी है, ये अपने सेल्फ सेंटर्ड के अंदर डूबे हुए हैं। तो इनको हर एक का आंदोलन जो है कुचलने के लिए आखिरी ऑप्शन इनका यह है कि ये साहब पूरी तरह से राजनीतिक है। अगर राजनीतिक है भी तो मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे गौण हो जाएंगे पूरी तरह से? किसान अगर कृषि कानूनों के ऊपर कह रहे हैं तो क्या वो काले कृषि कानून उनके नुकसानदेह नहीं है? अगर कांग्रेस उस मुद्दे को उठाएगी तो क्या वो फायदेमंद हो जाएंगे? ये किस तरह के हम आज भारत की कल्पना ये हमारे पुरखों ने नहीं की थी। जो बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, ये देश बहुत सारे आंदोलनों से उठ के बना है।
जिसको भाजपा खत्म करने की कोशिश करती है, जिसके लोकतंत्र को आज अंतरराष्ट्रीय मैगजीन्स लिख रही हैं गिरिराज जी, हमारा लोकतंत्र खतरे के अंदर है, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, तो ये जग जाहिर है। अब्बास जी, जैसा कि अभी आपने आंदोलन की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंदोलन जीवी परजीवी इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल आता है कि 2014 से पहले जो आंदोलन थे, तब क्या आंदोलन जीवी परजीवी की परिकल्पना नहीं थी? अब ये जो परिकल्पना एक तरीके से जो जाहिर की गई है लोगों के सामने, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? क्या ये भाजपा की एक रणनीति मानते हैं आप कि एक तरीके से नैरेटिव पेश किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि आंदोलन जो कर रहे हैं उनको नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए? मुझे लगता है गिरिराज जी कि हर एक लोकतंत्र के प्रहरी को और हर एक देशभक्त को उसकी नजरें शर्म से झुकनी चाहिए आज की तारीख के अंदर। मैं बीजेपी कांग्रेस को लेकर बात नहीं करूंगा, मैं एक आम इंसान की नजरों से बात कर रहा हूं। मेरा अंदर से दिल दुखा हुआ है इस बयान के ऊपर, क्योंकि ये बयान सीधे सीधे अपमान करता है बापू जैसे लोगों का, गांधी जी जैसे हमारे महात्मा का, पंडित जी जैसे लोगों का, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तमाम लोगों का ये अपमान करता है। क्यों अपमान करता है? आंदोलन से ये देश आजाद हुआ है। आप क्या कह रहे हैं और कौन कह रहा जी। है? देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति, अरे आपको किसी और चीज की चिंता नहीं हो, लेकिन उस पद की गरिमा की चिंता होनी चाहिए। और देश के उस जगह जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं, जाहिर सी बात है आंदोलन तो उन्हीं की बात चल रही थी, उनकी जबान से नहीं कहा हो भले ही, वो आंदोलन करने वालों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। ये कौन कर रहा है? आप सिर्फ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं चीजों को, जिससे कि लोग समझें कि हाँ आंदोलन तो गलत ही है। हम गर्व से कहते हैं हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए। ये बात बीजेपी समझ ही नहीं सकती है। बीजेपी जो अंग्रेजों के इन्फॉर्मर के रूप में लोग जिनको जानते हैं, इनके जो मात्र संस्थाएं थी, वो क्या समझेंगे आंदोलन का महत्व? ये आंदोलन को क्यों क्यों प्राथमिकता देंगे? क्योंकि ये तो भारत छोड़ो अभियान जैसे आंदोलन का भी बहिष्कार करके बैठे थे। अब 2014 से पहले के आंदोलन क्यों होते थे? क्योंकि इनको सत्ता में आना था। मैंने खुद देखा रविशंकर प्रसाद जी को साइकिल चलाते हुए, और स्मृति ईरानी जी को गले में आलू बैगन प्याज की मालाएं डालते हुए, और सड़क पे आके रोटियां बनाते हुए, चूल्हा झोंकते हुए। तो ये सारी की सारी चीजें इनके खुद के लिए थी। उस वक्त सिर्फ 50 रुपया बढ़ने के ऊपर हाहाकार मच गया था। गैस सिलेंडर के ऊपर आज दुगनी हो चुकी है दाम, उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं है। भोपाल में शतक पूरा कर लिया पावर पेट्रोल ने, कोई हंगामा नहीं है। आंदोलन हमारे और इनमें यह अंतर है कि कांग्रेस आंदोलन करती है देश को मजबूत बनाने के लिए, और बीजेपी आंदोलन करती है विपक्ष में रहकर सत्ता में आने के लिए। तो ये आंदोलन का महत्व नहीं समझ सकते, लेकिन बहुत दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति ये कहें कि आंदोलन जीवी और हंसी होना है, तो ये मुझे समझ नहीं आया। अब्बास जी, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे कि जब भी सत्ता पक्ष से सवाल होता है और बात कही जाती है, चाहे वो पेट्रोल के दाम को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, रोजगार को लेकर के हो, तो उनका एक जवाब आता है कि भाई हमें देखिए चुन करके भेजा है। अगर जनता नाखुश होती तो हम कैसे चुन के आते? चाहे मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात हो, बिहार के चुनाव की बात हो, तो उनके इस जवाब पर क्या कांग्रेस पार्टी का मानना है? क्योंकि वो तो जब भी बात होती है ये कहते कि हमको तो जनता ने चुना है, जनता मतलब हमसे खुश है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है गिरिराज जी के 31% लोगों का वोट लेकर वो सत्ता के अंदर आ गए। 31% लोगों का वोट लेकर सत्ता में आए और 70% का जीना हराम कर दिया। वहां पर कितना नुकसान जनता ने उनका उठाया है। अगर ईवीएम जैसे साहती इनके साथ नहीं हो तो ये सत्ता के अंदर दोबारा वापसी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। हम कहते हैं कि ईवीएम में चुनाव मत कराओ, तो हमारी हंसी उड़ाई जाती है। बैलेट पेपर पे कराइए, करा के देख लीजिए ना, एक बार संतुष्टि कर लीजिए ना, जीत के दिखा दीजिए बैलेट पेपर के ऊपर। जनता चुनेगी या ईवीएम चुनेगी, जनता के सामने होगा। लेकिन जनता ने अगर चुन के भेजा है तो आपको काम करने के लिए चुन के भेजा है। जनता ने उनका काम खराब करने के लिए चुन के नहीं भेजा। दोगुनी जिम्मेदारी हो जाती है, जिस जिम्मेदारी को ये समझते नहीं है। लेकिन ये मीडिया में आके एक परसेप्शन बनाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी आंसू बहाने लगते हैं, कभी ये बताने लगता है कि मेरी जान को खतरा है, कभी ये बताने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा सारे दुश्मन पाल लिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। तो ये सारी चीजें सही नहीं है। लेकिन 31 और 35% लोगों का वोट पा लेने से कोई आपके काम पे प्रमाण नहीं लग जाता। ये मत भूलिए कि 70% लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं आज देश के अंदर। लेकिन आप दिखाते क्या है जो आपको दिखाना होता है। और 5 राज्यों के चुनाव 2018 में हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब चुनाव बीजेपी हार गई थी। तो ये कौन सा चुनाव हुआ?
क्या सिर्फ जो चुनाव बीजेपी जीतेगी वो प्रमाणित कर देगा, जो चुनाव हारेगी बीजेपी वो प्रमाणित नहीं करेगा इनके गलत काम? तो ये परसेप्शन मैनेजमेंट है, हेडलाइन मैनेजमेंट है, नैरेटिव सेट किया जा रहा था, जो अब नहीं होगा क्योंकि अब पूरा देश इनके खिलाफ है। हरियाणा पंजाब में इनके कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है, तो ये प्रमाणित नहीं करता कि ये गलत है? तो ये सारी चीजें देखने का नजरिया है अपना अपना, आने वाले समय में देश भी दिखाएगा, हर एक राज्य भी दिखाएगा इनको आईना। बिल्कुल। अब्बास हफीज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना धन्यवाद, कीमती समय धन्यवाद गिरिराज जी। सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला और हमारे दर्शकों से जुड़े हुए मुद्दों पर आपने चर्चा की। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की इस आवाज को आप सब्सक्राइब करें, उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।